हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं और ज्योग्राफी में जो बुक वन है हमारा, जिसका नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। इस बुक का चैप्टर 4 प्राथमिक क्रियाएं ये होने वाली है और यह जो है तीसरा क्लास है, ये पार्ट 3 है। इससे पहले 2 क्लास हो चुका है, तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो जाकर के जरूर देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। हम ये पढ़ रहे हैं प्राथमिक क्रियाएँ, इसमें से जो है हम लोगों ने प्राथमिक क्रियाएँ क्या होती है ये देख लिया, आर्थिक क्रियाएँ क्या होती है, मानव क्रियाएँ क्या होती है, पशुचारण क्या है, जलवासी पशुचारण क्या है, इस सभी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। खनन क्या होता है, खनन को कौन-कौन से कारक प्रभावित करते हैं, खनन की विधियाँ कौन-कौन सी हैं, ये सब हम लोग काफ़ी डिटेल में कवर कर चुके हैं। इसलिए जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो वो जाकर के ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और आज जो हम कवर करने वाले हैं कृषि, प्राथमिक क्रियाएँ जो कृषि जो है ये प्राथमिक क्रिया के ही अंतर्गत आती है। तो कृषि से रिलेटेड आज हम लोग देखने वाले हैं, कृषि पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर में कृषि पूरा कंप्लीट हो जाएगा और ये चैप्टर पार्ट 3 के खत्म होने के साथ-साथ ही कंप्लीट हो जाएगा। यह उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो 2024 में बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं और जिनका माध्यम जो है हिंदी होना चाहिए। हिंदी माध्यम के बच्चे हों उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये होने वाला है सेशन। साथ ही साथ एनसीईआरटी के जो लेटेस्ट पैटर्न है, उस पे पूरी तरह की तरीके से आधारित है। हम शेड्यूल की बात कर लेते हैं, टाइम की बात कर लेते हैं। टाइम टेबल हमारा क्या है? टाइम टेबल 8 बजे रहता है, यानी कि 8 बजे शाम में डेली क्लास चलती है। 1 दिन पॉलिटी की क्लास चलती है और 1 दिन ज्योग्राफी की क्लास चलती है। 1 दिन पॉलिटी, 1 दिन ज्योग्राफी। तो आज जो है मंडे है और आज इसके हिसाब से हमारे शेड्यूल के हिसाब से आज ज्योग्राफी की क्लास होने वाली है। और बहुत जल्द मैं आप लोगों को बता दूँ कि बहुत जल्द इस चैनल का नाम जो है ये चेंज हो जाएगा। रीज़न क्या है कि जैसे ही आप अगर क्लास फर्स्ट सर्च करेंगे, तो क्लास फर्स्ट सर्च करने के में क्या होता है कि बहुत सारे गाने या दूसरे वीडियोज़ हैं, ये सब आ जाते हैं। चैनल नहीं आ पाता है। जो हमारा चैनल है, ये नहीं आ पाता या आप भी किसी को बताएँगे कि हम इस चैनल से पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ो या तुम भी पढ़ो, तो वो भी अगर सर्च करे क्लास फर्स्ट तो नहीं आता है सर्च रिजल्ट रिजल्ट में। इसीलिए इस चैनल का जो नाम है, ये हम लोग बदलना चाहते हैं। अगर आप लोगों के पास कोई ऑथेंटिक कोई उचित नाम है तो आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं, अन्यथा हम लोग इस पे लगे हुए हैं और जैसे ही कुछ अच्छा नाम मिलता है, तो इस चैनल का नाम बदल दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता भी दिया जाएगा, नोटिफ़ाई भी कर दिया जाएगा। तो अब हम लोग देख चलते हैं अपना जो चैप्टर है एग्रीकल्चर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, कृषि पढ़ने वाले हैं, उस पे चलते हैं, कृषि क्या होता है, ठीक है? कृषि जो है, जिसको इंग्लिश में एग्रीकल्चर कहते हैं, जस्ट वेट। कृषि को हम लोग एग्रीकल्चर भी कहते हैं, मतलब इंग्लिश में एग्रीकल्चर कहते हैं। जो विस्तृत अर्थ में बात करें, बहुत बड़े अर्थों में बात करें, तो कृषि में क्या होता है कि सिर्फ़ फसल का उत्पादन नहीं होता। फसल का उत्पादन अगर हम कृषि के संदर्भ में ये समझते हैं, कृषि मतलब फसल का उत्पादन, तो यह संकुचित अर्थों में, जिसको नैरो माइंडेड हम कह सकते हैं। अगर ब्रॉड माइंडेड कहें, तो इसका अर्थ ये होता है फसल का भी उत्पादन होना चाहिए, साथ ही साथ पशुपालन भी होना चाहिए, यानी कि पशुपालन और फसल का उत्पादन साथ-साथ होना चाहिए। कृषि का विस्तृत अर्थ यही है। बड़े अर्थों में कृषि को हम यही मानेंगे कि इसमें फसल का भी उत्पादन हो रहा है, साथ ही साथ पशुपालन भी हो रहा है। जो प्राथमिक व्यवसाय है, इसमें जो है कृषि सबसे महत्वपूर्ण है और ऐसा हम कह सकते हैं अस्थाई भी है और सबसे प्राचीन व्यवसाय भी है, बहुत ही प्राचीन है। ऐसा नहीं कह सकते कि पशुपालन से पहले हुआ, लेकिन पशुपालन के बाद आया, लेकिन प्राचीन व्यवसाय है ये, ठीक? अगर दुनिया की बात करें तो दुनिया में 50% लगभग लोग कृषि कार्यों में संलग्न हैं। विकासशील देशों की बात करें तो 65% और सिर्फ भारत की बात करें तो भारत में 48% व्यक्ति जो है कृषि कार्यों में संलग्न है। कृषि को जो कुल 3 दशाएँ हैं ये प्रभावित करती है। भौतिक दशाएँ, ज़मीन कैसा है वहाँ का, सामाजिक दशाएँ और जो आर्थिक दशाएँ अगर पैसा वगैरह है या नहीं, कितना खर्च हो रहा है कृषि करने में। समाज में जिस समाज में कृषि हो रहा है, वहाँ पे किस प्रकार का कृषि और अगर पशुपालन है तो किस प्रकार का पशुपालन है? क्या वहाँ सूअर को पाला जा सकता है? क्या वहाँ बकरी को पाला जा सकता है? क्या वहाँ मुर्गी को पाला जा सकता है? क्या वहाँ भैंस, गाय को पाला जा सकता है? तो सामाजिक दशाएँ भी इसको प्रभावित करती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। अब हम लोग कृषि के प्रकार देखते हैं। कृषि के बहुत सारे प्रकार पढ़ने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग आएगा आपको। ये जो है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने कोशिश की है कि जो भी कृषि के प्रकार होते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, यहाँ पे दिखाने के लिए। अगर मैं बात करूँ अगर मैं बात करूँ करूँ जो फसलों के प्रकार है और पशुपालन का जो स्वरूप है, जो पशुपालन का तरीका है, इसके आधार पे कृषि के जो प्रकार होते हैं, इसकी बात करते हैं। सबसे पहले निर्वाह कृषि होता है, उसमें 2 प्रकार होते हैं। पहला
आदिकालीन निर्वाह कृषि, यानी कि नाम से ही पता चल रहा है बहुत ही प्राचीन कृषि होगी। उसके बाद गहन निर्वाह कृषि, इस सब के बारे में हम बारी-बारी से देखने वाले हैं। गहन निर्वाह कृषि का 2 प्रकार होता है, एक तो चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, नाम से ही पता चलता है चावल की पैदावार जो होती होगी वहाँ पे ज़्यादा होती होगी। दूसरा है चावल रहित गहन निर्वाह कृषि, यानी कि चावल के अलावा और दूसरे जो फसल है, साथ ही साथ इसमें जो पशुपालन है इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। इस चावल रहित गहन निर्वाह कृषि के अंतर्गत कई प्रकार है, जैसे कि रोपण कृषि है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि है, मिश्रित कृषि है, डेयरी कृषि है, भूमध्य सागरीय कृषि है और बाजार के लिए सब्जी खेती एवं उद्यान कृषि या इसको विपणन उद्यान कृषि कहते हैं। इस सब के बारे में एक-एक करके हम लोग देखने वाले हैं। यह तो हो गया फसलों के प्रकार और पशुपालन के आधार पे। वहीं अगर हम बात करें कि संगठन के आधार पर कृषि के कितने प्रकार होते हैं, तो संगठन के आधार पर कृषि के 2 प्रकार होते हैं। पहला है सहकारी कृषि और दूसरा है सामूहिक कृषि। सबके बारे में बारी-बारी से हम लोग बात करने वाले हैं, इसलिए बी पेशेंस, आराम से धैर्य बना के देखिए, समझिए, आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इस तरह का कंटेंट आपको फ्री में जनरली नहीं मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए अगर कहीं चैप्टर पढ़ा रहा है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आपको शायद ही करवाए, ठीक है? प्लस में यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी होता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी होता है, तो कहीं अगर आपको चैप्टर पढ़ाएगा, थ्योरी पढ़ाएगा, तो हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर या सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर ना कराए। कहीं पे अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करा देगा और थ्योरी थ्योरी को माफ कीजिएगा, थ्योरी को 1 या 2 क्लास में खत्म कर देगा, वो भी ऊपर-ऊपर से, सुपरफिशियली जिसको कहते हैं। इतना डिटेल में ये नहीं पढ़ाएगा और ये मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये पेड कंटेंट का बैच है, आपको जब तक फ्री मिल रहा है तब तक आप फ्री में पढ़िए। बहुत सारे मैं यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी करवाता हूँ और काफ़ी रिसर्च के साथ करवाता हूँ। आप लोग देखेंगे अगर आपके पास कोई नोट्स हो, कोई गाइड हो, कोई बुक हो, आप उससे मैच कीजिएगा, थोड़ा बहुत अंतर रहता है वहाँ पे और बिल्कुल आसान भाषा में करवाने की कोशिश करता हूँ, बहुत ज़्यादा किताबी लैंग्वेज नहीं रहता है। इसीलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत करें, हम साथ-साथ सेशन को शेयर करते रहिए, लाइक करिए सेशन को और साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि आप भी इसको प्रमोट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक पहुँचा सकते हैं और मैं भी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए ताकि आपकी जो पढ़ाई है या किसी भी प्रकार से रुके ना, खासकर 2 सब्जेक्ट है उसके लिए और साथ ही साथ आप पर किसी कोई अतिरिक्त बोझ ना बने। सारा कुछ है, जो भी कुछ है इस दोनों सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी कुछ है आपके एग्ज़ाम तक मैं आपके साथ हूँ। चैप्टर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, ऐसा नहीं है कि यहीं पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग रिवीजन भी करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे से करने वाले हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं निर्वाह कृषि पर। जैसे कि नाम से ही पता होता है, आपने एक शब्द सुना होगा जीवन निर्वाह, जीवन निर्वाह। यानी कि जीवन का जो गुज़र-बसर है, ये चल रहा है किसी भी प्रकार से। तो निर्वाह कृषि में भी ऐसा ही कुछ समझिए होता है कि यहाँ पे जो भी फसल का उत्पादन होता है, जो भी फसल उपजाया जाता है, वह जो है परिवार में जितना खपत हो सके लगभग उतना ही फसल उपजाया जाता है। इसको बाज़ार में बेचने के उद्देश्य से नहीं उपजाया जाता है और इसमें जो अधिशेष है, यानी कि जो अतिरिक्त फसल है, यह लगभग नहीं होता, अतिरिक्त उत्पादन नहीं होता, इसलिए इसको निर्वाह कृषि कहते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि निर्वाह कृषि के 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है आदिकालीन निर्वाह कृषि और दूसरा प्रकार है गहन निर्वाह कृषि। भूलने नहीं देंगे, आराम से धीरे-धीरे करके याद करवाएँगे और इतनी बार रिवीजन कर देंगे कि आपको याद हो जाए। तो 2 प्रकार की कृषि है निर्वाह कृषि के अंतर्गत। पहला जो है आदिकालीन निर्वाह कृषि और दूसरा है गहन निर्वाह कृषि। अब देखते हैं पहला कि आदिकालीन निर्वाह कृषि क्या होता है? इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे मैं बात करूँ स्थानांतरण कृषि होता है, झूमिंग कृषि कहते हैं, कर्तन दहन कृषि कहते हैं, लदांग कृषि कहते हैं, बहुत अलग-अलग नाम है, मिल्पा कृषि कहते हैं, बहुत अलग-अलग नाम है। इसका जो क्षेत्र है और क्यों कहते हैं ये भी अभी डिस्कस करेंगे। इसका जो क्षेत्र है अफ्रीका में, ठीक है? मेक्सिको में है, मध्य एशिया में है और मेक्सिको और मध्य एशिया में इसको मिल्पा के नाम से जाना जाता है। वहीं पूर्वी भारत या उत्तर-पूर्वी भारत में इसको झूमिंग कृषि के नाम से जानते हैं। मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे जगह में इसको लदांग कृषि के नाम से जाना जाता है, यानी कि अन्य-अन्य नाम है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि ऐसा पूछ रहे कि निम्नलिखित में से किस कृषि को स्थानांतरित कृषि के नाम से जाना जाता है या फिर किस कृषि को
झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है, किस कृषि को कर्तन दहन कृषि के नाम से जाना जाता है। ऐसे करके क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो सारे क्वेश्चन का आंसर आप इजीली कर ले जाएंगे। अब जो है इसकी हम विशेषता देखते हैं कि आदिकालीन कृषि, निर्वाह कृषि या कर्तन दहन कृषि कह लीजिए, झूमिंग कृषि कह लीजिए, स्थानांतरण कृषि कह लीजिए, इसकी क्या विशेषताएं होती है। शायद कुछ वर्ड जो है आपको नहीं दिख रहा होगा, इसलिए मैं खुद को हाइड कर रहा हूँ यहाँ से। इसकी जो विशेषता क्या है, सबसे पहले कर्तन दहर इसका नाम क्यों पड़ा। कर्तन मतलब काटना, कर्तन मतलब काटना, ठीक है। थोड़ा मैं अच्छे से लिख दूं, कर्तन का अर्थ हो गया काटना, और दहन का अर्थ है जलाना। यानी कि पौधे की जब पैदावार हो जाती है उसको काट लिया जाता है और बाद में जो शेष बचता है उसको जला दिया जाता है। इसी वजह से इसको कर्तन दहन कृषि कहते हैं। और जो राख की परत होती है यह वहां पे उर्वरक का कार्य करती है। और यह जो क्रिया है लगभग 3 से 5 वर्ष तक चलती है। इसके बाद जो है लोग दूसरी जगह चले जाते हैं। यह प्रक्रिया एक स्थान से दूसरे स्थान पे होती है, इसीलिए इसको स्थानांतरण कृषि कहते हैं। और वो समय का जो अंतराल है वो 3 से 5 वर्ष है। इसमें जो है क्या होता है कि अगले मतलब दूसरे जगह पे कैसे जाएँगे? अगर मैं एग्ज़ाम्पल से बात करूँ, ठीक है? अगर मैं एग्ज़ाम्पल से बात करूँ, मान लीजिए यह कोई क्षेत्र है, ठीक है? यह कोई क्षेत्र ए है, क्षेत्र ए है। अब यहाँ पे क्या होगा कि फसलों की पैदावार हो जाएगी, ठीक है? फसलों की पैदावार होगी, उसके बाद यहाँ पे कटाई होगी। कटाई के बाद जो रेसिड्यू बचेगा, जो भी अवशेष बचेगा उसको जला दिया जाएगा। उसको क्या होगा? जला दिया जाएगा, ठीक? यानी कि जब काटा गया और जला दिया गया, इस वजह से इसको कर्तन दहन कृषि कहेंगे। और यह प्रक्रिया जो चलती है, यह प्रक्रिया जो चलती है, यह 3 से 5 वर्ष तक चलती है। इसका अर्थ ये है कि इसके बाद लोग दूसरी जगह चले जाते हैं। इसके बाद जो लोग हैं दूसरी जगह चले जाते हैं। अब मान लीजिए यह क्षेत्र बी, अब मान लीजिए यह क्षेत्र बी है, तो सेम प्रोसेस यहाँ भी होगा। अब इस क्षेत्र में जाने के लिए क्या होगा कि जनरली क्या किया जाता है सामान्यतः, कि वहां पर क्षेत्र बी में जो जंगल होगा, जो पेड़-पौधे होंगे उसको काटा जाएगा और फिर उस ज़मीन का उपयोग कृषि के लिए किया जाएगा, उस भूमि का उपयोग कृषि कार्य के लिए किया जाएगा। तो जंगल को काटा जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाया जाता है और जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाया जाता है इसीलिए इसको स्थानांतरण कृषि कहा जाता है, यानी कि घूम-घूम कर कृषि किया जाता है। अब ये आपको स्थानांतरण कृषि समझ में आ गया? कर्तन दहन कृषि समझ में आ गया और कैसे एक जगह से दूसरे जगह पे जाकर के कृषि करते हैं, प्रोसेस वही रहता है, ऐसा किया जाता है, ठीक। जनरली ये जो किया जाता है, जो आदिवासी होते हैं, जो आदिवासी होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा किया जाता है ऐसा कार्य। जनरली सामान्य जो गांव में रहने वाले लोग हैं ये ऐसा नहीं करते, ये आदिवासी जनजाति के जो लोग होते हैं ये करते हैं। खेतों का आकार जो होता है बहुत ही छोटा होता है और चूंकि आदिवासी जनजाति के द्वारा किया जाता है इसलिए जो भी उपयोग में लाए जाने वाले औजार हैं ये बहुत ही पुराने होते हैं, लकड़ी के बने होते हैं। कुदाल का यूज किया जाता है, फावड़ा का यूज किया जाता है, यानी कि आधुनिक यंत्रों का, आधुनिक मशीनों का उपयोग जो है नहीं किया जाता है। 3 से 5 वर्ष बाद क्या होता है, लोग पुनः वापस उसी जगह पे आ जाते हैं, यानी कि क्षेत्र ए बी के बारे में समझाया। 3 से 5 वर्ष यहाँ रहे, फिर 3 से 5 वर्ष जो होगा, फिर 3 से 5 वर्ष यहाँ रहेंगे और फिर वापस क्या होगा, यहाँ पे चले जाएँगे, यहाँ पे चले जाएँगे। इसी वजह से, ठीक है, इस प्रकार जो है झूम का चक्र चलता है, यानी कि आग लगाकर कृषि भूमि तैयार करना, इसका जो चक्र है ये चलते रहता है। धीरे-धीरे क्या होता है, जब आग लगाएँगे आप किसी भी ज़मीन में जो भी रेसिड्यू बचता है उसको आग लगा देंगे तो धीरे-धीरे ज़मीन क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है और इस वजह से भूमि की जो उर्वरता है यह कम हो जाती है, यानी कि पैदावार धीरे-धीरे कम हो जाएगा और इसलिए इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक या कमियाँ कह सकते हैं ये भी है कि जब दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ के जंगलों का सफाया कर दिया जाता है, वहाँ पे जो वृक्ष रहते हैं उसको काट दिया जाता है जिससे पर्यावरण असंतुलन भी होता है। अब हम बात करते हैं कि दुनिया में किन-किन जगहों पर कौन-कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, जहाँ पे यह खेती जो है यह होती है, ठीक है? यह खेती जो है यह होती है। आदिकालीन निर्वाह कृषि जो क्षेत्र है, यह कहाँ-कहाँ पे होता है? अगर मैं बात करूँ दक्षिण अमेरिका का, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दक्षिण अमेरिका, ठीक है? दक्षिण अमेरिका का जो ये जगह है, यहाँ पे होती है।
अगर हाईलाइट लिखने की मैं कोशिश करूँ तो कहाँ-कहाँ पे वेनेजुएला, ब्राज़ील लिखने की ज़रूरत नहीं है, दक्षिण अमेरिका आप लिख दीजिएगा अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए। वहीं आप लिख दीजिएगा अफ्रीका के बारे में कि जो इक्वेटर है, यहाँ पे आपको ये इक्वेटर दिख रहा होगा, ये 0 डिग्री है, ठीक है? भूमध्य रेखा के दोनों ओर जो अफ्रीका का क्षेत्र है, इस दोनों क्षेत्र में है। उसके बाद दक्षिण-पूर्व एशिया में कह सकते हैं, दक्षिण-पूर्व एशिया में ये कुल 3 क्षेत्र है जहाँ पे ये कृषि अधिकांशतः होती है। कहाँ पे? दक्षिण-पूर्व दक्षिण-पूर्व एशिया, ठीक है? और साथ ही साथ पूर्वी भारत, भारत का ये क्षेत्र है पूर्वी भारत, यहाँ भी होती है। तो कुल 3-4 क्षेत्रों के बारे में आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण-पूर्व एशिया, पूर्वी भारत, अ, अफ्रीका, मध्य अफ्रीका का कह सकते हैं मध्य ऐसा कर दीजिएगा कि मध्य अफ्रीका लिख दीजिएगा, मध्य अफ्रीका का क्षेत्र और दक्षिण अफ्रीका का उत्तरी क्षेत्र जो है यहाँ पे कर्तन दहन कृषि या फिर झूमिंग कृषि या फिर स्थानांतरण कृषि, ये कृषि यहाँ पे होती है या इसके ये क्षेत्र हैं। अब आपको उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग देखते हैं, फिर से अपने चार्ट पे आते हैं कि निर्वाह कृषि हम लोगों ने देख लिया, आदिकालीन निर्वाह कृषि देख लिया, जिसके अलग-अलग नाम कौन-कौन से थे, ये भी हम लोग देख चुके हैं। अब देखते हैं गहन निर्वाह कृषि के जो 2 प्रकार है। पहला प्रकार है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, नाम से ही पता चलता है कि चावल की पैदावार वहाँ होती। और दूसरा है चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। इस दोनों के बारे में हम लोग बारी-बारी से देखने वाले हैं। तो पहला जो है हमारा गहन निर्वाह कृषि के अंतर्गत चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, नाम से ही पता चल रहा है कि चावल प्रधान होगा, जहाँ पे चावल जो होगा प्रमुख फसल होगा। यहाँ पे चावल क्या होगी? प्रमुख फसल होगी। और भी फसलों का उत्पादन किया जाएगा, लेकिन नाम से ही पता चलता है कि चावल और प्रमुख फसल होगा। भूमि का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाएगा, गहन उपयोग होगा चावल के उत्पादन में। गोबर की खाद का उपयोग किया जाता है, ठीक है? और हरी खाद का उपयोग किया जाता है। हरी खाद जनरली वो होते हैं, वनस्पति खाद कह सकते हैं इनको, अ, जो भी घास वगैरह हो सकते हैं, ठीक है? या कुछ ऐसे फसलों का उपजाया जाता है जो खाद के रूप में ही कार्य करते हैं, इस तरह के खाद का उपयोग किया जाता है और खेतों का आकार जो होता है यह छोटा होता है। इसमें जो होता है लोग ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, श्रम की ज़्यादा आवश्यकता होती है, श्रम की ज़्यादा उपयोगिता होती है, यंत्र जो है या आधुनिक यंत्र कह सकते हैं इसका उपयोग न के बराबर या कम होता है। इसमें जो है प्रति इकाई उत्पादन जो है यह अधिक होता है, परंतु कृषक उत्पादन कम होता है, क्योंकि अगर आप लोग अपने आस-पास देखेंगे, जहाँ चावल की पैदावार होती है, वहाँ जो परिवार के सारे सदस्य खेती कार्य में संलग्न होते हैं। अगर मान लीजिए परिवार में 5 सदस्य हैं, तो परिवार के पाँचों सदस्य खेती कार्य में जनरली संलग्न होते हैं। खेतों का आकार छोटा होता है, इस वजह से उत्पादन कम होता है और उत्पादन जब कम होगा, मान लीजिए 100 केजी का 100 केजी का उत्पादन होता है और 5 व्यक्ति में अगर बराबर हमें बाँटना है, तो प्रति व्यक्ति को कितना मिला? 20 केजी मिला। तो इसलिए प्रति कृषक उत्पादन कम होगा, लेकिन प्रति इकाई जो है यह उत्पादन अधिक होता है। पैदावार थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाती है अगर प्रति इकाई, प्रति खेत की बात करें तो। क्योंकि यहाँ पे यंत्र का उपयोग नहीं किया जाता है, यहाँ पे मानवीय श्रम का ज़्यादा उपयोग किया जाता है और ये जो कृषि होती है, कहाँ-कहाँ पे होती है? भारत में होती है, जापान में होती है और बांग्लादेश जैसे देशों में ये होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी और साथ ही साथ जहाँ भी चावल की कृषि होती है, वहाँ बारिश के होने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि चावल के फसल में पानी की अधिक आवश्यकता होती है। उसके बाद जो दूसरा था हमारा चावल रहित गहन निर्वाह कृषि, इसके भी कई प्रकार थे। इसमें जो चावल रहित यानी कि चावल के अलावा जो भी अनाज होंगे, जो भी फसल होंगी उसकी पैदावार की जाएगी, जैसे गेहूँ, सोयाबीन, जौ, जई, राई, इस सब की फसल की जाती है, सबकी फसल की पैदावार की जाती है। इसकी विशेषताएँ वही है जो चावल प्रधान कृषि के समान है। जो भी विशेषताएँ चावल प्रधान कृषि के लिए है, वही विशेषताएँ इसके लिए है। कम वर्षा के कारण अधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है यहाँ पे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम इसका क्षेत्र देखते हैं कौन-कौन सा है, ठीक है? शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। अब हम इसका क्षेत्र देखते हैं कि गहन निर्वाह कृषि क्षेत्र जो है, गहन निर्वाह कृषि क्षेत्र ये कौन-कौन सा है? खास करके मैं बात करूँ यहाँ पे, खास करके मैं बात करूँ तो यह जो हो जाएगा पश्चिम भारत और यह पूर्वी भारत का एरिया, साथ ही साथ उत्तर पूर्वी भारत का एरिया, ठीक है? दक्षिण पूर्वी
पूर्वी भारत का तो एरिया ही, साथ ही साथ जो आसियान के जो कुछ देश हैं, चीन कह सकते हैं, इन्हीं सब एरिया में ज़्यादातर इस प्रकार की कृषि होती है। ये बहुत ज़्यादा नहीं है। पश्चिम और दक्षिण भारत, उत्तर-पूर्वी भारत, ये क्षेत्र आप इसका एग्ज़ाम्पल के रूप में दे सकते हैं अगर आपसे पूछा जाए तो। कौन-कौन सा भारत हो गया? पश्चिम, दक्षिण, अ, पश्चिमी भारत कह सकते हैं, ठीक है? उसके बाद दक्षिण का एरिया हो गया, उत्तर-पूर्व का एरिया हो गया। ये सब यहाँ पे जनरली जो है गहन निर्वाह कृषि ये की जाती है। अब हम लोग फिर से चार्ट पे आते हैं, फिर से फ्लो चार्ट पे आते हैं अपने कि गहन निर्वाह कृषि के 2 प्रकार थे। कौन-कौन से? चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि और दूसरा है चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। तो चावल प्रधान के बारे में हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं अब हम लोग देखते हैं कि चावल रहित गहन निर्वाह कृषि है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके भी बहुत सारे प्रकार हैं, रोपण कृषि, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, मिश्रित कृषि, डेयरी कृषि और भी बहुत सारे प्रकार हैं, जो हम एक-एक करके देखने वाले हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि चावल रहित गहन निर्वाह कृषि जो है, इसका जो पहला प्रकार है रोपण कृषि। रोपण कृषि जो है, इसकी शुरुआत हुई थी खासकर यूरोप में इसकी शुरुआत हुई थी, यूरोपियों के द्वारा शुरुआत किया गया था। ज़ाहिर-सी बात है कि चावल रहित गहन निर्वाह कृषि के अंतर्गत आता है। इसका मतलब चावल के अलावा जो और भी सारे फसल होंगे या जो पशुपालन के लिए जो भी पशुओं का उपयोग किया जाता होगा, ये सब इसमें आएँगे। अभी हम पशुपालन का भी अलग से देखेंगे, कौन-कौन से पशु पाले जाते हैं। पहले हम फसल के बारे में देखते हैं। चाय, कॉफ़ी, कोको, कपास, गन्ना, केला ये सभी फसलें जो है इसमें उपजाई जाती है। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है कि फसली व्यापारिक कृषि होता है, यानी कि व्यापारिक कृषि है और बाज़ार में इसको बेचने के लिए जनरली उपयोग किया जाता है। यह इतना उपयोग किया जाता है कि इसका व्यापारीकरण हो सके, इससे जो कृषक है, जो किसान है, इससे बेनिफिट उठा सके, बेच करके फ़ायदा उठा सके, आर्थिक कमाई का एक संसाधन हो, एक ज़रिया हो। एक बार में एक ही फसल को उपजाने पे जोर दिया जाता है। अगर कहीं चाय की उपज हो रही है, तो चाय ही ज़्यादा से उपजाया जाएगा। और एक और इसकी ख़ासियत है कि अगर एक बार ये फसल लगा दिया गया तो कई बार इससे उत्पादित पदार्थ को उपयोग किया जा सकता है। यानी कि अगर चाय का पौधा एक बार लगा दिया गया, तो कई बार हम उससे चाय प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आम का पौधा लगा देते हैं, तो आम का पौधा तो आजीवन हमें फल देता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। जैसे मैं धान की बात करूँ, तो धान का पौ फसल क्या है कि एक बार उपजाऊ कीजिए, धान की फसल काट लीजिए, फिर दूसरा बार फिर से उपजाना पड़ेगा। लेकिन चाय, कॉफ़ी, कपास इस सब के संदर्भ में मैं बात करूँ, तो एक बार अगर इसको उपजाया जाएगा, एक बार अगर इसकी फसल लगाई जाएगी, तो कई बार इससे जो है उसका उत्पाद प्राप्त किया जा सकता है। बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में किया जाता है और इसमें जो है वहाँ के स्थानीय लोग होते हैं, वही श्रम का कार्य करते हैं और वह सस्ता भी होता है। सस्ता परिवहन भी होता है इसमें, क्योंकि नज़दीक के बाज़ार में ही सामान्यतः खपत करने की इसमें ज़्यादातर कोशिशें रहती है, जो भी व्यापारी होते हैं, जो भी कृषक होते हैं, इनके द्वारा। अधिक पूँजी की आवश्यकता होती है। इसमें फसल को लगाने के लिए अधिक पूँजी की उच्च प्रबंधन तकनीक, वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग किया जाता है और एक नोट हमेशा ध्यान रखिएगा कि ब्राज़ील में जो भी कॉफ़ी के बागान हैं, उनको फ़ैजेंडा कहा जाता है, उनको फ़ैजेंडा कहा जाता है। अगर मैं बात करूँ चाय, कॉफ़ी, कपास, कोको इस फसल के बारे में तो इमेज के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? यह जो है, यह जो क्या है, चाय का बागान है, यह कॉफ़ी का बागान है, यह जो है कपास है और यह क्या है, कोको है। तो कई बार क्या होता है, कई बार एक बार अगर हम फसल लगा देते हैं, तो कई बार इससे हम उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ गई। रोपण कृषि के अलावा और जो कृषि थी, यानी कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, ये कौन-सी कृषि है? अब ये कौन-सी कृषि है? इसका जो मुख्य फसल है, ये गेहूँ है, अन्य फसल भी होते हैं, मक्का है, जौ है, राई है, सरसों है, बहुत सारे फसल होते हैं। लेकिन जो मुख्य फसल है, यह गेहूँ होता है। खेतों का आकार बहुत ही बड़ा होता है और फसल को लगाने से लेकर के हालाँकि लगाते लोग ही हैं, लेकिन अगर जुताई करे, कटाई करे इसकी और बहुत सारे जो प्रोसेस होते हैं, इस सभी में मशीनों का, यंत्रों का काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया जाता है। प्रति एकड़ उत्पादन जो है कम होता है और प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से ऐसी कृषि के प्रकार है जिसमें प्रति एकड़ उत्पादन कम और प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है, तो यह हो जाएगा विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि।
अगर मैं इसके क्षेत्र की बात करूँ कि कहाँ-कहाँ पर ये होता है, तो कहाँ-कहाँ पे होता है? अगर मैं बात करूँ उत्तरी अमेरिका, ठीक है? यहाँ पे जो हाइलाइटेड है उत्तरी अमेरिका, यहाँ पे, ठीक? उसके बाद मैं बात करूँ यूरोप, उत्तरी अमेरिका का प्रेयरी, ठीक है? प्रेयरी, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। सॉरी, उत्तरी अमेरिका का प्रेयरी, उसके बाद अर्जेंटीना। देखिए इतना नाम याद नहीं रह सकता, चाहे आप हो या कोई भी हो, जनरली याद नहीं रह सकता। इसलिए अगर आपसे क्षेत्र पूछा जाए, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाए तो सिर्फ़ इतना जवाब देना है, उत्तरी अमेरिका में होता है, एशिया के मध्य भाग में होता है, यूरोप के पूर्वी भाग में होता है, अफ्रीका के दक्षिणी भाग में होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है, न्यूजीलैंड में होता है। बस इतना ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा नहीं ध्यान रखना है, क्योंकि जितना ज़्यादा अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे, ये सब रटने वाली चीज़ है, उतना आप भूलते चले जाएँगे। नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा रटना पड़ेगा। इसलिए एक ओवरव्यू ध्यान रखिए, अगर उदाहरण में पूछता है तो आप 2 नंबर में पूछता है तो सिर्फ़ आप इतना लिख सकते हैं क्षेत्र के नाम कि उत्तरी अमेरिका में, अ, अफ्रीका के पूर्वी भाग में, उसके बाद एशिया में, मध्य एशिया में, माफ़ कीजिएगा, यूरोप के पूर्वी भाग में, अफ्रीका के दक्षिणी भाग में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, इन सब जगहों पे विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जो है फसल उपजाई जाती है या इस आधारित कृषि होती है। मिश्रित कृषि नाम से ही पता चलता है, मिश्रित यानी कि किसी न किसी जो चीज़ें होंगी उसका मिश्रण होगा। अगर मैं बात करूँ किस चीज़ का मिश्रण है, तो यहाँ पे फसल की भी पैदावार की जाती है और साथ ही साथ पशुपालन भी किया जाता है। फसल की पैदावार, चावल के अलावा जो भी फसल है, गेहूँ, जौ, राई, मक्का, चारा, ये सभी सब की पैदावार की जाती है। और जो पशुपालन है, ये किन-किन पशुओं को जनरली पाला जाता है सामान्यतः? गाय को, बैल को, भेड़, सूअर, कुकुर, कुकुर यानी कुत्ता। जनरली इन सबको पाला जाता है। और चारा जो है मिश्रित कृषि का प्रमुख उत्पाद है, प्रमुख घटक है। वजह क्या है? क्योंकि मिश्रित कृषि में फसल की भी पैदावार होती है और साथ ही साथ पशुपालन भी किया जाता है। तो पशुओं को खिलाने के लिए चारा, जो फसल होता है, चारे में जो भी फसल की पैदावार होती है वो की जाती है ताकि पशुओं को चारा खिलाया जा सके। इसलिए चारा मिश्रित कृषि का प्रमुख घटक है। और यह जो खेती होती है विश्व के अत्यधिक भागों में होती है, अत्यधिक विकसित भागों में होती है। इसलिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि वो कौन-सी कृषि के प्रकार हैं, जो विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में किए जाते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा मिश्रित कृषि। ठीक? पशुपालन के साथ-साथ फसल उत्पादन के साथ-साथ पशुपालन भी किया जाता है मिश्रित कृषि में। हालाँकि जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर होगा तो मैं सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आपको करवा दूँगा। इसमें जो जो आधुनिक कृषि यंत्र है इसका उपयोग किया जाता है, इमारतों का उपयोग किया जाता है जो फसल की पैदावार होती है उसको रखने के लिए, जो पशुपालन में जो पशुओं को पाला जाता है उसको रखने के लिए, रसायन और वनस्पति खादों का भी इसमें उपयोग किया जाता है। और इसमें वो कृषक रहते हैं, वो किसान रहते हैं जो कृषि कार्यों में निपुण रहते हैं, उनको महारत हासिल होती है, उनको सब कुछ जानकारी होती है। तो इतनी बातें ही मिश्रित कृषि में ध्यान रखनी है, इससे ज़्यादा ध्यान नहीं रखनी है। अब हम लोग उस क्षेत्र के बारे में बात करते हैं जहाँ पे मिश्रित कृषि होती है। कहाँ पे होती है? उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग। आपको मैप तो समझ में आता होगा ना? ये है नॉर्थ, ठीक है? ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। यानी कि उत्तर, पूरब, दक्षिण और पश्चिम। यानी कि ये वाला भाग जो है, अगर मैं यहाँ पे मैप डालूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका का ये पूर्वी भाग होगा। उसी तरह अ, लगभग पूरे यूरोप में, ठीक है? लगभग पूरे यूरोप में, मध्य यूरोप और पश्चिमी यूरोप में ये कृषि होती है। मध्य एशियाई भागों में, मंगोलिया वाले भाग में होती है। अफ्रीका के दक्षिणी अफ्रीका वाले भाग में होती है। दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी अमेरिका के अ, पूरब और दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी और दक्षिण भाग वाले इलाके में ये कृषि होती है। तो इस तरह से अगर आप ध्यान रख पाएँ तो ज़्यादा बेटर है। आपको जगह का नाम याद नहीं रखना, बस कॉन्टिनेंट में कहाँ-कहाँ ऑलमोस्ट होती है, बस इतना ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है आपको। नेक्स्ट चलते हैं, दूसरी कौन-सी कृषि थी? डेयरी कृषि, यानी कि दुग्ध के डेयरी का जो व्यवसाय है, डेयरी का व्यवसाय जनरली क्या होता है कि पशुओं को पाला जाता है, दूध की प्राप्ति की जाती है और दूध से तरह-तरह के उत्पाद बनाए जाते हैं। जैसे दूध को ही दूध के फॉर्म में बेचा जाता है, दही हो गया, लस्सी हो गया, रबड़ी हो गया, मिठाई है, बहुत सारे जो ऐसे उत्पाद हैं दूध के, ये सभी बेचे जाते हैं। तो इनमें जो है, जो भी उन्नत और दक्ष तकनीक का उपयोग किया जाता है और जो दुधारू पशुओं का पालन किया जाता है, जैसे गाय, जैसे भैंस,
जैसे बकरी, ये भी दुधारू पशुओं की श्रेणी में आते हैं। इन सब का जनरली इन सब का पशुपालन किया जाता है। बहुत ज़्यादा मानवीय श्रम की आवश्यकता होती है। खेती में तो ये है ना कि एक बार आप जनरली अगर फसल की पैदावार करते हैं, तो जनरली क्या है, एक बार आप फसल लगा देते हैं, उसके बाद उसमें एक बार खाद जाइए डाल दीजिए, एक बार उसको सिंचाई की व्यवस्था करिए, फिर एक बार काटने के लिए जाइए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें डेली बेसिस पे काम होते हैं। डेली बेसिस पे उन पशुओं की साफ-सफाई का ख़्याल रखना पड़ता है, उन पशुओं के स्वास्थ्य का ख़्याल रखना पड़ता है, जहाँ वो रहते हैं उस एरिया की साफ-सफाई होनी चाहिए, उनको चारे की व्यवस्था होनी चाहिए। जो दुधारू पशु है उनसे फिर दूध भी की भी प्राप्ति होती है, तो फिर उसके लिए भी लोग चाहिए। इसीलिए मानवीय श्रम जो है बहुत ज़्यादा गहन होता है और बहुत ज़्यादा पूँजी की आवश्यकता होती है, अत्यधिक पूँजी की आवश्यकता होती है। इसमें पशुओं के स्वास्थ्य, प्रजनन यानी कि जो निषेचन करवाया जाता है मेल और फीमेल का, उस पे भी ध्यान रखा जाता है। चिकित्सा पर पर्याप्त ध्यान रखा जाता है कि पशुओं की स्वास्थ्य खराब ना हो। और यह जो व्यवसाय है जनरली जो नगरीय क्षेत्र होते हैं और जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, जहाँ पे फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ होती है, नगरीय क्षेत्र जहाँ पे शहर कह सकते हैं, उस इलाके से सटे इलाके में होता है। रीज़न क्या है कि उस इलाके से सटे इलाके में होने का कि यहाँ पे सामान की जो खपत है, जो उत्पाद होते हैं, उसका खपत जल्दी हो जाता है क्योंकि ये डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं, ये खराब होने वाले प्रोडक्ट होते हैं। दूध होता है 2 से 3 दिन टिकेगा, दही 2 से 3 दिन अ, लस्सी भी कुछ इस लस्सी का भी जो ड्यूरेशन होता है 2-3 दिन या 4 दिन होता है, छाछ का भी यही होता है। तो इसलिए जो नगरीय क्षेत्रों के समीप होते हैं या फिर औद्योगिक क्षेत्रों के समीप होते हैं, जो यातायात होता है प्रशीतक होता है जिसको ठंडा करने के लिए जो होता है फ्रिज कह सकते हैं उसको और पौष्टिकरण है, इस सब के कारण जो उत्पादों को अधिक समय तक रखा जा सकता है, लेकिन बहुत अधिक समय तक हम इसको नहीं रख सकते हैं। इसका जो सबसे बड़ा क्षेत्र है उत्तर-पश्चिमी यूरोप है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि डेयरी कृषि का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन-सा है? तो उत्तर-पश्चिम यूरोप है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, समझ में आया तो सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि इसके क्षेत्र कौन-कौन से हैं। क्षेत्र कौन-कौन सा है? उत्तर-पश्चिम का जो यूरोप है, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे मैप डाल दूँ, नॉर्थ लिखूँ यहाँ पे वेस्ट लिखूँ, यहाँ पे ईस्ट लिखूँ, यहाँ पे साउथ लिखूँ, तो उत्तर-पश्चिम वाला जो ये क्षेत्र है, ये सबसे बड़ा क्षेत्र है दुनिया में। वहीं उत्तरी अमेरिका का जो पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पे होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है, न्यूजीलैंड में होता है, इस सब क्षेत्रों में शायद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड नहीं दिख रहा होगा। ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में, इन सब क्षेत्रों में डेयरी कृषि प्रमुखता से की जाती है और सबसे बड़ा क्षेत्र कौन-सा है? सबसे बड़ा क्षेत्र उत्तर-पश्चिमी यूरोप, सबसे बड़ा क्षेत्र उत्तर-पश्चिमी यूरोप है। अब हम लोग देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट है भूमध्य सागरीय कृषि, ये क्या होती है? नाम से ही पता चलता है कि भूमध्य सागर का जो क्षेत्र है, उसके आस-पास का जो इलाका है, उस क्षेत्र में ये कृषि की जाती होगी और मुख्यतः जो खट्टे रसदार फल होते हैं, खट्टे रसदार जो फल होते हैं, इसकी कृषि की जाती है। जनरली अंगूर हो गया, जैतून हो गया, अंजीर हो गया, इस सब की खेती की जाती है। और मुख्य रूप से जो खेती की जाती है, इसमें अंगूर की खेती की जाती है। इसलिए एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनता है कि वो कौन से कृषि के प्रकार है, जहाँ पे अंगूर की खेती प्रमुख रूप से की जाती है या मुख्यतः अंगूर की खेती की जाती है, तो वो भूमध्य सागरीय कृषि होगा। या क्वेश्चन ऐसा भी बनेगा कि वो कौन से कृषि के प्रकार है, जिसमें खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है, तो भूमध्य सागरीय कृषि है। हालाँकि ऑब्जेक्टिव के माध्यम से मैं सभी आपको करवाऊँगा। जो भी उच्च गुणवत्ता वाले अंगूर होते हैं, देखिए अंगूर का भी कई प्रकार है, ठीक है? जो उच्च गुणवत्ता वाले अंगूर होते हैं, उसमें या ऐसे कह सकते हैं जो अच्छे प्रकार के अंगूर होते हैं, इसका उपयोग उच्च गुणवत्ता वाली मदिरा, शराब बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। वहीं जो निम्न गुणवत्ता वाले अंगूर हैं, इसका उपयोग मुनक्का, किशमिश ये सब बनाने के लिए जनरली किया जाता है। यानी कि जो हम मुनक्का खाते हैं, जो किशमिश खाते हैं, वो निम्न श्रेणी के अंगूर होते हैं। जो अच्छे अंगूर हैं, उसका उपयोग उच्च गुणवत्ता वाली मदिरा बनाने, शराब बनाने के लिए किया जाता है। कुछ पिक्चर है जो आपके एनसीईआरटी के बुक में भी होगा। कजाकिस्तान में सामूहिक फर्म में अंगूरों का उत्पादन है या संग्रह कह सकते हैं और स्विट्जरलैंड में एक अंगूर का बाग है। आपके एनसीईआरटी के बुक में था इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को ये जो है ये पिक्चर लेकर के रखूँ आपके लिए, दिखा दूँ आपको। नेक्स्ट है हमारा प्रकार है विपणन उद्यान कृषि। विपणन उद्यान कृषि जो पार्ट आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे सिर्फ लिखा है जाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है। विपणन उद्यान कृषि यानी कि नाम से ही पता चला है विपणन के लिए यानी कि कह सकते हैं बिज़नेस के लिए, पैसे के लिए ये कृषि की जाती है जनरली सब्जी का फल का, जो पुष्प होते हैं, जो फूल होते हैं, इस सब की खेती की जाती है, ठीक है? इसमें भी जो खेत का आकार होता है, ये छोटा होता है।
क्योंकि अधिक पूँजी की आवश्यकता होती है यहाँ पे, ठीक है? और गहन श्रम यानी कि जो लेबर कॉस्ट है, ये भी ज़्यादा लगता है, इसलिए कम एरिया में होता है, हालाँकि बहुत बड़े-बड़े एरिया में भी होता है, लेकिन वैज्ञानिक तकनीक से कम एरिया में अधिक पैदावार की जाती है। उत्पाद जो होता है सीमावर्तीय नगरीय क्षेत्रों में होता है, ताकि खपत जल्दी हो जाए। सब्ज़ी कितना दिन तक टिकेगा? 2, 4, 5 दिन तक, 10 दिन तक। वहीं फल है, ये भी 10-15 दिन तक टिकेगा। उस जो फूल है, ये तो 2-3 दिन में ही सड़ जाते हैं, 2-3 दिन में ही खराब हो जाते हैं। इसलिए जो नगरीय क्षेत्र है, उसके समीप इसकी खेती की जाती है, ताकि जो है, जो भी पैदावार है, जो उत्पाद है, ये जल्दी से नगर में पहुँचा दिया जाए और इसकी खपत जो है वो हो जाएगी। नगर के लोग हैं या नगर में जो लोग रहते हैं, उसकी खपत हो जाए, वो खपत कर सकते हैं और साथ ही साथ जो आस-पास के गाँव से भी जो जाते हैं, आस-पास के क्षेत्रों से भी जाते हैं, वो उस फल उत्पाद को, उस सब्ज़ी को, उस फल को, उस पौधे को, उस पुष्प को खरीद सकें। बहुत ज़्यादा सिंचाई की जो है आवश्यकता होती है, उर्वरक ज़ाहिर-सी बात है लगेगा ही। उत्तम किस्म के बीज और कीटनाशक का इसमें प्रयोग किया जाता है। हरित गृह एवं कृत्रिम ताप का उपयोग किया जाता है। अब ये शब्द क्या है? हरित गृह और कृत्रिम ताप। कृत्रिम ताप हो गया जो जनरली, जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे मशरूम की मैं बात करूँ, तो मशरूम जो होता है एक खेत में भी होता है, ओपन एरिया में होता है और एक रूम के अंदर भी किया जाता है। तो जो रूम के अंदर होगा, आर्टिफ़िशियल रूम बनाए जाते हैं, दोनों साइड से यूँ घेर करके रूम बनाया जाता है, ठीक है? ऐसे करके घेर करके, ऐसे करके घेर करके रूम बनाया जाता है। यहाँ एक दरवाज़ा होगा। इस रूम में मशरूम की खेती संभव है। साथ ही साथ यहाँ पे एसी लगा दिया गया, एयर कंडीशनर लगा दिया गया। तो एयर कंडीशनर उस रूम के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए होता है, यानी कि मशरूम का जो खेती है, एक नियमित ताप पर होता है, ठीक है? इसलिए अगर आप ठंडे प्रदेश में रहते हैं, चाहे आप गर्म वाले प्रदेश में रहते हैं, वहाँ भी मशरूम की खेती पॉसिबल हो सकती है। तो कृत्रिम ताप हो गया और हरित गृह हो गया, जो घर बनाए जाते हैं, इसको हम हरित गृह कह सकते हैं। इसको ट्रक फार्मिंग भी या ट्रक कृषि भी कहा जाता है, जहाँ केवल सब्जियों की पैदावार होती है। क्योंकि सब्जियों की जो पैदावार होती है, शाम में सब्जियों को तोड़ा जाता है, उसको ट्रक में लादा जाता है और ये कोशिश की जाती है कि रातों-रात उसको नगर तक पहुँचा दिया जाए या वहाँ पहुँचा दिया जाए जहाँ इसकी खपत हो सकती है, जहाँ इसकी डिमांड है। इसलिए इस वजह से इसको ट्रक फार्मिंग इंग्लिश में और हिंदी में ट्रक कृषि भी कहा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग इसमें ये देखते हैं कि इसको जो बहुत सारे जो क्षेत्र हैं, जैसे मैं बात करूँ पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका, इसको इसमें उद्यान कृषि के अलावा कारखाना कृषि भी होता है। अब कारखाना कृषि क्या होता है? इसमें जनरली उन पशुओं को पाला जाता है, उन उन पशुओं का व्यवसाय किया जाता है, जिनसे मांस और अंडे की प्राप्ति हो सके। किसकी प्राप्ति हो सके? मांस और अंडे की प्राप्ति हो सके। कौन-कौन से वो पशु हैं? मुर्गी हो गया, इससे अंडा और मांस दोनों मिलेगा मुर्गा। उसके बाद गाय हो गया, इससे दूध और साथ ही साथ मांस ये भी मिलेगा। बैल हो गया प्रजनन के लिए, कुक्कुर हो गया, बहुत सारे क्षेत्रों में कुत्तों को भी खाया जाता है। उसके बाद सूअर हो गया, व्हाइट सुअर जो होता है, इसका भी जो पशुपालन किया जाता है ताकि इनसे मांस प्राप्त किया जा सके। बहुत सारे क्षेत्रों में लोग खाते भी हैं, खास करके पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका में। इन्हें कारखाना में निर्मित पशु आहार खिलाया जाता है। पशु आहार की जो अब बात होती है, कपिला पशु आहार आपने सुना होगा, तो वो कारखाने में निर्मित होता है, ठीक है? उसको बनाया जाता है पशुओं के खाने के लिए, डॉग फूड आता है, कैट फूड आता है, ये सब अलग-अलग आते हैं, यानी कि वो कारखाने में निर्मित होते हैं, प्रॉपर उसी पशु को खिलाने के लिए होते हैं। तो इसी प्रकार से पशुओं का जो पालन किया जाता है, कारखाने में निर्मित पशुओं को कारखाने में निर्मित जो फसल है, जो आहार है, यही पशुओं को खिलाया जाता है। एक यहाँ पे नोट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ट्यूलिप जो है, इसका उत्पादन में प्रमुख है नीदरलैंड। ट्यूलिप एक पुष्प है, एक फूल है, इसके उत्पादन में सबसे प्रमुख देश जो है, यह नीदरलैंड है, इतना आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग चलते हैं, जो संगठन के आधार पे कृषि का प्रकार था, सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि, ये कौन-कौन से इसके बाद देखेंगे और इसके बाद हमारा चैप्टर जो है, यह कंप्लीट हो जाएगा। सेशन थोड़ा-सा लंबा होगा, लेकिन मैंने आपसे वादा किया था कि अब अगले सेशन में कंप्लीट कर दूँगा। 2 पार्ट में क्या एग्रीकल्चर संभव नहीं था समझाना, इसलिए एक ही पार्ट में पढ़ेंगे और पूरा पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक? सहकारी कृषि है, ये क्या होती है? शायद कुछ वर्ड जो है आपको नहीं दिख रहे होंगे, इसलिए मैं अपने आप को हाइड करता हूँ। सहकारी कृषि की सबसे पहले परिभाषा देखिए, सहकारी कृषि क्या होता है? जब कृषकों का एक समूह अपनी कृषि से अधिक लाभ कमाने हेतु, क्या करने हेतु? अधिक लाभ कमाने हेतु अपनी स्वेच्छा से, किसी के प्रेशर में नहीं, अपनी स्वेच्छा से एक संस्था बनाए, जिसको सहकारी संस्था कहते हैं। एक संस्था बनाए और उस संस्था के माध्यम से कृषि कार्य करता है, तो उसे सहकारी कृषि कहते हैं।
इसका बेनिफिट क्या है? इसका फ़ायदा क्या है? कि कृषि में लगने वाले जो भी उपकरण है या बीज हो गया या फिर कृषि एक ऐसा कह सकते हैं कृषि कार्यों, कृषि गतिविधि में जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, ये सभी सहकारी संस्थाएँ उपलब्ध करवाती है, चाहे बीज से लेकर के फसल के पैदावार तक, उसके काटने तक, उसके बाद इसको बेचने तक कहाँ बेचा जाए, उसके लिए संसाधन क्या होगा, सभी चीज़ें ये संस्था जो है ये उपलब्ध करवाती है, ठीक है? कृषि हेतु सभी चीज़ों की खरीद चाहे वो बीज हो गया, चाहे वो यंत्र हो गए, चाहे जो भी होगा सबकी खरीद, कृषि का उचित मूल्य पे कैसे बेचा जाए कृषि उत्पादन को, सस्ती दरों पे प्रसंस्कृत साधनों जैसे कि बस हो गया, ट्रक हो गया रेलगाड़ी हो गया, इस सब का जो व्यवस्था है, यह सहकारी संस्थाएँ करती है, ठीक? इसकी जो शुरुआत हुई थी, यह 1 शताब्दी पूर्व हुई थी और ये एक आंदोलन के रूप में हुई थी। नीदरलैंड में, डेनमार्क में, इन सब देशों में एक आंदोलन के रूप में शुरू हुई थी और सबसे ज़्यादा जो सफल रहा था, ये डेनमार्क में हुआ था, जहाँ पे प्रत्येक कृषक जो थे इस आंदोलन के सदस्य थे या अभी भी कह सकते हैं कि स इस आंदोलन के सदस्य सहकारी संस्था बना करके वो एग्रीकल्चर करते हैं, किसानी करते हैं, खेती करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ सहकारी कृषि आपको समझ में आ गया होगा। ये सहकारी कृषि का है, ठीक है? और ये सामूहिक कृषि का सामूहिक कृषि की जो शुरुआत जो हुई थी ना, ये हुई थी सामूहिक कृषि की जो शुरुआत हुई थी, ये कहीं न कहीं पूर्व सोवियत संघ में हुई थी। इसके बारे में भी हम लोग अब बात करने वाले हैं कि सामूहिक कृषि क्या होता है। जो आपको नहीं दिख रहा होगा, वो लिखा हुआ है सिर्फ़ को मिलाकर, ठीक है? सामूहिक कृषि क्या होता है, इसका परिभाषा देखते हैं। जब कृषकों के एक समूह द्वारा अपने संसाधनों को मिलाकर कौन-कौन से संसाधन हैं? मानव वो खुद है, जो कृषि करने वाले लोग हैं, वो खुद है, उनके पास जो भी है यंत्र है, मशीन है, ये हो गए, उनकी भूमि हो गई बीज है, उर्वरक है, इस सभी को मिलाकर कृषि कार्य किया जाता है। परस्पर सहयोग, एक-दूसरे के सहयोग से किया जाता है, इसलिए इसको सामूहिक कृषि कहते हैं, यानी कि यहाँ पे संस्था नहीं बनाई जाती है। जो भी संसाधन लाने हैं, वो सभी लोग मिल कर के लाते हैं, संस्था के माध्यम से नहीं लाया जाता है। चाहे पैदावार करनी हो बीज की व्यवस्था करनी हो, यंत्र की व्यवस्था करनी हो, उसको बेचना हो, इस सभी का जो कार्य होता है, ये लोगों के द्वारा ही किया जाता है। इसका प्रारंभ जो हुआ था, पूर्व सोवियत संघ में हुआ था, जिसको कोल खोज के नाम से जाना जाता है, यानी कि पूर्व सोवियत संघ में इसको कोल खोज के नाम से जाना जाता था। इसका आधारभूत सिद्धांत क्या है? कि सभी कृषक अपने संसाधन को मिलाकर कृषि कार्य करेंगे, चाहे वो भूमि हो गया, पशुधन हो गया, श्रम हो गया, इस सभी को मिलाकर अपने कृषि कार्य करेंगे। इसमें संस्था सहायता नहीं करेगी, जबकि सहकारी कृषि में पहले एक संस्था बनाया जाता है, वह संस्था सभी चीज़ों की व्यवस्था करती है। भूमि का एक छोटा भाग जो है किसान अपने अधिकार में रखते हैं ताकि वह उस फसल की जो पैदावार होगी, उस भूमि पर जो भी फसल लगेगा, वो उसका उपयोग वो खुद कर सकें, ठीक? इसमें जो है लोगों को बाँटा जाता है, कुछ हिस्सा दे दिया जाता है, आप इस हिस्से में खेती करेंगे, आप इस हिस्से में खेती करेंगे और फिर जो पैदावार होता है उसको रेशियो में बाँट दिया जाता है, यह सामूहिक कृषि होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी सारी बातें जो आपको समझ में आ गई होंगी, सेशन अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही साथ शेयर कीजिए, आप लोग शेयर बहुत कम करते हैं, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और कमेंट कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट कीजिए ताकि जो सेशन जैसा भी लगे इसे कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो इसका लाभ उठा सकें। और अगर आपको कोई नाम सजेस्ट करना है चैनल के लिए तो आप नाम सजेस्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।